हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो चैप्टर नंबर 4 है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बता दिया था कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने जब इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकालना सीख लिया है, तब भी मुझे यहाँ पर वापस इनकम डिटरमाइन क्यों करनी है। आज उसी इनकम डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहला जो कंपोनेंट है एडी, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एडी का मतलब इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स की कुल डिमांड जो मैं निकालता हूं एक्सपेंडिचर मेथड से, उसे ही बोलेंगे एडी। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड मतलब नेशनल इनकम वाले टॉपिक में मैंने जितने भी मेथड लगाए, चाहे वो मेथड मेरा हो इनकम मेथड, या मेरा हो एक्सपेंडिचर मेथड, या मेरा हो वैल्यू एडेड मेथड, ये तीनों मेथड में मैं हमेशा वैल्यू कंसीडर करता हूं, एक्चुअल फिगर्स। मैं हमेशा इन तीनों मेथड के अंदर एक्चुअल वैल्यूज कंसीडर करता हूं, जबकि इस पूरे टॉपिक में मैं हमेशा कंसीडर करूंगा एस्टिमेटेड वैल्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी इकोनॉमी में, वो हमेशा फ्यूचर कंजम्पशन और फ्यूचर डिमांड के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। सरकार हमेशा जो भी पॉलिसी बनाएगी, बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। वो भविष्य में कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, एस्टिमेटेड खर्चा लोग करेंगे, उसके बेसिस पर फॉर्म होगा। इसीलिए यहाँ पर जितने भी हम कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं, सारे होंगे एक एस्टिमेशन बेसिस पे, या फिर होंगे भविष्य से रिलेटेड। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं, उनकी कुल डिमांड आने वाले समय में कितनी होगी। तो एडी मींस कलेक्टिव डिमांड ऑफ ऑल दी सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी विच इज रिलेटेड विद अ रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर और रिलेवेंट टाइम पीरियड। आगे कहता है एडी की वैल्यू निकालनी है। इकोनॉमी दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड है, एक तो है ओपन इकोनॉमी, दूसरी है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, इसकी बात करेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में। क्लोज्ड इकोनॉमी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, 2 सेक्टर क्लोज्ड और 3 सेक्टर क्लोज्ड। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ही है। 3 सेक्टर इकोनॉमी जहां पर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के साथ साथ गवर्नमेंट भी है। इस पूरे चैप्टर में मुझे केवल बात करनी है एग्रीगेट डिमांड की 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। 2 सेक्टर इकोनॉमी का वापस रिवाइज करा दूं तो 2 सेक्टर इकोनॉमी है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। 3 सेक्टर जहां पर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट तीनों एग्जिस्ट करेंगे। और 4 सेक्टर जहां पर इन तीनों के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अभी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं इनिशियल फेज में, तो अपनी 12वीं क्लास में मैं केवल एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के कंटेक्स्ट में ही कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे अब एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू निकालनी है, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है ये एज इट इज एक्सपेंडिचर मेथड जैसा ही है। एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है एक्सपेंडिचर मेथड जैसा। एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन ये था 4 सेक्टर इकोनॉमी में, ये था 4 सेक्टर इकोनॉमी में। मुझे यहां बात करनी है केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो मेरे लिए एडी का क्या फॉर्मूला होगा? मेरे लिए एडी का फॉर्मूला होगा सी प्लस आई। सर इसमें और क्या डिफरेंस है एक्सपेंडिचर मेथड और एडी की वैल्यू में? तो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर मुझे एक्चुअल फिगर निकालने होते थे, यहां पर मेरा रहेगा वो एस्टिमेटेड फिगर। देखें आगे, ये कहता है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी इट विल बी समेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो करेगा हाउस होल्ड, डिनोटेड एज सी, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड करेगा प्रोड्यूसर या फिर फर्म, जिसे डिनोट करेंगे आई से। मुझे एडी की वैल्यू केवल पढ़नी है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो एडी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे हाउस होल्ड का एस्टिमेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर्स का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एड ऑन करना होगा। तो सिंपल सी भाषा में मेरे लिए फॉर्मूला एडी का आ गया सी प्लस आई। अगर इनकेस
मैं एडी की वैल्यू करता 3 सेक्टर इकोनॉमी में, तब मेरा सी आई के साथ साथ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और आ जाता। इनकेस 4 सेक्टर इकोनॉमी में बात करते हैं, तब मेरे लिए सी आई और जी के साथ साथ एक्स माइनस एम आ जाता। तो 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। सर इनकेस एग्जाम में डेफिनेशन आती है व्हाट डू यू मीन बाई एडी, तो बच्चों आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग लिखनी है। एडी मींस समेशन ऑफ एस्टिमेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी का मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो भी एस्टिमेटेड है, इन दोनों को जोड़ दें, एडी की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला मेरा एडी का हो गया सी प्लस आई, 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी, और 4 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आगे क्या कहता है, ये कह रहा है इन चैप्टर नंबर 2 हमने जितने भी वेरिएबल्स निकाले, चाहे वो कंजम्पशन से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, जीडीपी हो, एटसेट्रा, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, वो सारे हमने लिए एक्चुअल फिगर्स पे। तो मैंने जो भी इनकम मेथड का फॉर्मूला वहां ड्राइव किया था, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स इनकम, ये सारे एक्चुअल फिगर्स हैं। तो इन चैप्टर नंबर 2 ऑल वेरिएबल्स आर वैल्यूड एट एक्चुअल फिगर्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इन एक्चुअल फिगर्स को बोला जाता है एक्स पोस्ट वेरिएबल्स, उन्हें बोलेंगे एक्स पोस्ट वेरिएबल। जबकि इस टॉपिक के अंदर एडी एएस की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, तो यहां पर सारी मैं प्लान्ड वैल्यूज लूंगा या एस्टिमेटेड फिगर्स में अडॉप्ट करूंगा, और जिन एस्टिमेटेड फिगर्स को हम बोलेंगे एक्स एंटी वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 2 में मैंने बात की एक्स पोस्ट वेरिएबल की, और चैप्टर इस वाले में चैप्टर नंबर 4 में मैं बात कर रहा हूं एक्स एंटी वेरिएबल्स की, ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इजीएस्ट फॉर्म में फॉर्मुलेट कर पाए, एस्टेब्लिश कर पाए इकोनॉमी के अंदर। आगे कहता है हम इस चैप्टर के अंदर एक्स एंटी वेरिएबल एस्टिमेटेड फिगर्स की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पॉलिसीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एस्पेक्ट्स। कितना खर्चा हाउस होल्ड करेंगे, तो सरकार उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, या सरकार चाहती है लोग मार्केट में खर्चा ज्यादा करें, तब गवर्नमेंट अपनी टैक्स रेट कर देगी कम। फर्दर आगे कहता है वेरिएंसेस बिटवीन एस्टिमेटेड वेरिएबल्स एंड एक्चुअल वेरिएबल्स, जो वेरिएंसेस अराइज होंगी, एस्टिमेटेड सरकार चाह रही थी लोग खर्चा करें ज्यादा, लेकिन लोगों ने खर्चा किया कम, तो इसकी वजह से जो भी इकोनॉमी के अंदर गैप जनरेट होगा, जो भी दिक्कतें अराइज होंगी, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन के फॉर्म में, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी लोग खर्चा करें ज्यादा, लोगों ने खर्चा कर दिया कम, या फिर गवर्नमेंट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग लोगों ने खर्चा कर दिया ज्यादा, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी मॉनेटरी फॉर्म में, जो हमने डिस्कस कर लिया है पिछले टॉपिक मनी एंड बैंकिंग चैप्टर नंबर 3 में। और दूसरी पॉलिसीज फिस्कल पॉलिसीज जो हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट वाले टॉपिक में। आगे कहता है इस पूरे चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। इसका मतलब फाइनली मेरे लिए फॉर्मूला हो गया एडी का सी प्लस आई। ये बात थी बच्चों एडी के केवल फॉर्मूले की, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मैं हर एक बात को डीप में इसलिए बता रहा हूं ताकि इस चैप्टर के लास्ट तक मुझे सारी बातें याद रहें, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी कंपोनेंट हम आगे पढ़ेंगे सारे एक दूसरे से रहेंगे लिंक्ड। तो ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज एडी की डेफिनेशन अलग अलग सेक्टर में यदि मेरे पेपर में आया तो मुझे लिखनी है केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ऐसे ही रिलेटेड लेक्चर्स इस टॉपिक से आगे वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।